नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूँ। सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को कब न्याय मिलेगा। विगत कई सालों से सहारा में निवेश किए हुए जमाकर्ता अपने भुगतान के लिए और अपने वास्तविक भुगतान के लिए वो संघर्ष करते आ रहे हैं और संघर्ष का क्रम काफ़ी पुराना है। न इस देश के सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं की बात को इस देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने देखा है, न इस देश के राजनेताओं ने और इस देश में राज करने वाले राजनीतिक दल के सत्ता में बैठे राजनेताओं ने देखा है। लेकिन आम जमाकर्ता अपने भुगतान की परेशानियों को निरंतर झेल रहा है और उसने अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, उसने अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए अपना पेट काट काट कर पैसा निवेश किया। लेकिन आज वही निवेश के कारण आम जमाकर्ता परेशान है और उसको आज पैसे देने की बात नहीं हो रही। तो बड़ा दुख का कारण है। क्या सीआरसीएस से लोगों को एक उम्मीद बंधी थी और सीआरसीएस ने सहारा के जमाकर्ताओं को पैसा दिलाने का जिस तरह से अमित शाह जी जो सहकारिता मंत्री हैं उन्होंने भरोसा दिलाया था कि 45 दिनों में पैसा मिलेगा, तो करीब करीब 90 दिन कंप्लीट होने वाले हैं और 90 दिनों में आज तक कितने जमाकर्ताओं को सीआरसीएस पैसा दे पाया, कितने जमाकर्ताओं तक उनका 10,000 रुपये पहुँच पाया, इस पर भी जानकारी देने के लिए आज सीआरसीएस तैयार नहीं। आज जमाकर्ताओं जिन्होंने करोड़ों जमाकर्ताओं ने दिन रात एक करके लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद में आज उनको डेफिशिएंसी का मैसेज यानी कमियों का मैसेज दिखाकर आज दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आज चाहे वो दस्तखत मिसमैच हो, चाहे एक से अधिक संस्था हो, चाहे ये कहा जा रहा है कि आपका डाटा सोसाइटियों के डाटा से मैच नहीं कर रहा, तो इस पर मैं भी विस्तार से चर्चा करूंगा। और चाहे जो जमाकर्ता हैं जिन्होंने निवेश किया और इनका 5 लाख से ऊपर निवेश है, उन्होंने एक साल में निवेश नहीं किया, उन्होंने सालों साल निवेश किया था और उसके बाद में आज उनसे रिटर्न फाइल की कॉपी और बैंक स्टेटमेंट की कॉपी मांगी जा रही है। वो सहारा का पूर्व का ही इन्वेस्टमेंट था जिसको रीइन्वेस्टमेंट करके नई स्कीम में सोसाइटियों में लिया गया। अब मैं बात करता हूँ सहारा के जो सर्वाधिक परेशान करने वाला मैटर है। एक तो है वो सदस्यता कि एक से अधिक संस्था है तो वो पहली संस्था को लिया जा रहा है, दूसरी संस्था को नहीं लिया जा रहा। अगर एक से अधिक संस्था सहारा की सोसाइटियों ने काटी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? उसके लिए क्या जमाकर्ता जिम्मेदार है? उसके लिए कोई एजेंट जिम्मेदार है? उसने आपकी जो संस्था की फीस थी वो दिया और नया आपके यहाँ निवेश किया। और जिस तरह से ये डेफिशिएंसी में सर्वाधिक मैसेज में ये दिखा रहे हैं कि आपका जो आपने लॉगिन किया है वो डाटा सोसाइटियों के डाटा से मैच नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई जमाकर्ता सहारा की सोसाइटियों में निवेश करता है तो एक फॉर्म सहारा की टर्म एंड कंडीशन पर भरा जाता है जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, उम्र, उसका स्थायी पता, उसका उत्तराधिकारी का नाम जो ऊपर दिया रहता है वही काउंटर फार्म एक नीचे रहता है। काउंटर फार्म एक नीचे रहता है, जो ऊपर जानकारी भरी जाती है वही जानकारी नीचे भरी जाती है। उस काउंटर फार्म को पूरी डिटेलों को जब भी वो फार्म जमा किया जाता है, एफडी काटी जाती है तो पूरा डिटेल भरा जाता है। नाम, उसके पिता का नाम, उसका एड्रेस, उसकी उम्र और उसका जो नॉमिनी है उसकी डिटेल भरी जाती है। उसके बाद में एक फार्म जो ऊपर का रहता है, ऊपर का आधा पेज, और उसको और नीचे का एक पेज रहता है उसको काउंटर फार्म कहते हैं। यानी जिस ब्रांच में आपने निवेश किया है वो फार्म उसी ब्रांच में रहेगा जिसमें जमाकर्ताओं से 2 से 3 जगह दस्तखत लिए जाते हैं। और जो बड़ा फार्म है वो मुख्यालय जाता है। वो बड़ा फार्म है जो मुख्यालय जाता है। अगर आपने नई सदस्यता ली है तो सदस्यता की एक अलग 10 रुपये की रसीद काटी जाती है और उसी सदस्यता को आधार बनाकर आपका एक नया अकाउंट जनरेट किया जाता है। ये पूरा सिस्टम है। और जो फार्म में पूरी डिटेल भरी गई है उसको हर 15 दिन में रीजन के माध्यम से डाटा मुख्यालय जाता है, उसको भेजा जाता है। ये पूरी सहारा के जमा करने की एक प्रक्रिया है। उसके बाद में अगर किसी ने रेकरिंग का खाता खोला है तो उसको उसके सापेक्ष में एक रसीद दी जाती है। उस रसीद में अकाउंट नंबर, मेंबरशिप नंबर डला होता है
और उसी फार्म के आधार पर वो एक पासबुक यानी किताब बना दी जाती है, जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, उम्र, उसका पता, उसके जो है उत्तराधिकारी का नाम, और कितने रुपए की वो रेकरिंग है और किस तारीख को वो रेकरिंग कटी है, जिसमें डेट, रिसीव नंबर एवं अन्य चीज़ें रहती हैं, और जैसे जैसे आप जमा करते चलेंगे हर माह उसमें जो है एंट्री होती चलेगी। ये तो जो है रेकरिंग की कहानी है। उसके बाद में अगर आपने पैसा निवेश किया, जो मैंने प्रक्रिया भी पूर्व में बताई कि फॉर्म किस तरह कटता है, तो उसमें जो है एक एफडी पर जो है एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। एफडी के सर्टिफिकेट जो है मुख्यालय सहारा का हेडक्वार्टर जारी करता है और सभी ब्रांचों में भेजता है, और जिस ब्रांच में जिस नंबर का जो है सर्टिफिकेट पहुंचते हैं उसको वो अपलोड करते हैं मुख्यालय पर, उसका पूरा डाटा भेजा जाता है, और वहां से जो है पूरा डाटा भेजा जाता है कि फला नंबर से आपका जो है ये एफडी कार्ड जो है यहाँ फला ब्रांच में कटे हैं, और फला नंबर तक के एफडी कार्ड को अपलोड करके मुख्यालय तक भेजा जाता है। जब पूरी प्रक्रिया ये है और पूरी प्रक्रिया में पूरे मुख्यालय तक जो है बात की जाती है, मुख्यालय तक जो है पूरा अवगत कराया जाता है, तो फिर जमाकर्ताओं का डाटा कैसे मिसमैच हो रहा है, इसमें कमी कोई जमाकर्ता की नहीं है, इसमें कमी कोई सहारा इंडिया के एजेंटों की नहीं है। अगर जमाकर्ता को आपने सहारा की टर्म एंड कंडीशन के बाद में वो आपसे पैसा मांग रहा है और उसके पहले वो आपसे पैसा नहीं मांग रहा, आपके नियम शर्तों में कई जो है एफडीओ में कहा गया था कि 1 साल के पहले लोन नहीं मिलेगा, 3 साल के पहले 100% जो है, 3 साल के बाद में 100% लोन मिलेगा, 5 साल में आपकी रेकरिंग का जो है भुगतान होगा, आपके 5 साल की एफडी है, 8 साल की एफडी है, उसके बाद में आपका भुगतान होगा, उसके बाद वो पैसा मांग रहा है। तो आज जो कमियां दिखाई जा रही हैं और जमाकर्ता ने जो लॉगिन किया और वास्तविक रूप से जो है लॉगिन किया है, उसमें जिम्मेदार कौन है? क्या ये सहारा के जमाकर्ताओं के जो सर्टिफिकेट हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जिनका मैंने जो पासबुक रेकरिंग की किताबों का जिक्र किया, क्या ये फर्जी हैं? आज जिम्मेदारी सहारा प्रबंधन को लेनी चाहिए, जिम्मेदारी आगे आकर सहारा प्रबंधन को बात करनी चाहिए। अगर डाटा नहीं दे पाए तो जो है आगे आकर बात करनी चाहिए कि सहारा इंडिया के निवेशक धैर्य बनाए रखें, लेकिन आज सहारा मैनेजमेंट एक बार भी आकर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। क्या आम जमाकर्ता जिसने सहारा के देश भर के ऑफिसों में जो है पैसा निवेश किया था, क्या वो फर्जी हैं? क्या उनके सर्टिफिकेट फर्जी हैं? इस पर अगर सहारा प्रबंधन आगे नहीं आता तो इन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने दिग्भ्रमित करने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं वर्तमान की सरकारों से, मोदी सरकार से, कि सरकारों ने इन्हें काम करने का लाइसेंस दिया, सहकारिता मंत्रालय, इससे पूर्व कृषि मंत्रालय ने इनको लाइसेंस दिया, सहारा क्यूसॉप को कॉर्पोरेट मंत्रालय ने लाइसेंस दिया, तो इनको लाइसेंस देने के बाद में देश की वो एजेंसियां जिन्होंने लाइसेंस दिया, क्या उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं बनती थी कि 2002 एक्ट के अधिनियम के तहत इनको जो है सोसाइटियों का लाइसेंस दिया गया था और उसमें कहा गया था कि एक जगह आप पैसा निवेश नहीं कर सकते और आपको एक बड़ा फंड आपको जो है भुगतान के लिए रखना पड़ेगा। तो नियम विरुद्ध तरीके से इन्होंने 86,673 करोड़ में से लगभग 60,000 करोड़ के ऊपर एम्बे वैली में जो निवेश दिखा रहे हैं वो कैसे कर दिया? तो क्या सरकार की एजेंसी, सरकार के जो ऑडिटर हैं, ऑडिट करने वाले लोग हैं, वो सोए हुए थे? क्या सरकार लाइसेंस देकर जो है अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही भूल गई थी? लेकिन आज पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही जमाकर्ताओं पर लाद दी गई है। आज कोई बैंक, देश के बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन काम कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको ऑडिट करता है। अगर किसी बैंक में कोई किसी के जमाकर्ता के साथ फ्रॉड किया जाता है या गलत किया जाता है या बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आदेशों की अवहेलना करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन पर जो है कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन आज वो सोसाइटियों का जो लाइसेंस दिया वो नियामक आज कार्रवाई करने से जो है भाग रहा है, और आज वो नियामक ऐसा असहाय बना हुआ है कि आज वो आम जमाकर्ताओं को भुगतान दिलाने के लिए जो है आगे नहीं आ रहा। आज इसके पहले जब इनकी ज़्यादा शिकायतें हुई तो जो है सोसाइटियों ने जो है बैन किया, और उसके बाद में वो नियामक भी असहाय साबित हुआ इनको सहारा की सोसाइटियों के भुगतान दिलाने में। आज जिम्मेदारी जवाबदेही लेने के लिए कोई नहीं तैयार है, चाहे वो कृषि मंत्रालय हो, पूर्व में वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय, या फिर जो है सरकार हो। जिम्मेदारी जवाबदेही सरकार की और इन नियामकों की है,
और सहारा प्रबंधन की पूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन आज सहारा प्रबंधन आम जमाकर्ताओं की बात करने के लिए तैयार नहीं। डेफिशिएंसी आप कह रहे हैं कि डाटा से मैच नहीं हो रहा है, इसमें कमी सहारा की दिख रही है और सहारा प्रबंधन की दिख रही है। इनके जितना भी मैनेजमेंट है सोसाइटियों का, उन पर फ्रॉड और 420 का केस दर्ज होना चाहिए और इन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज जमाकर्ता अपने को ठगा महसूस कर रहा है। आज ये समझ में नहीं पड़ रहा कि सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान कब और कैसे मिलेगा। क्या सहारा का जमाकर्ता इसी तरह अपने ज़िंदगी भर की कमाई को जो है डुबा कर रखेगा और इसी तरह वो अपने सभी काम धामों को छोड़कर सहारा के भुगतान की लिए जो है लड़ता रहेगा? लेकिन आज उसकी दुख और परेशानी को देखने वाला और सुनने वाला कोई नहीं। आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ ही कई सालों से संघर्ष करते आए हैं और लगातार चुनावों में अपनी बात को वर्तमान सरकारों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज सरकारों को ध्यान देना चाहिए। लगातार हमने इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रपति जी, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया और जितने भी राजनेता हैं और नियामक हैं उनको पत्राचार करके, उनको ट्विटर के माध्यम से सहारा की जा रही धोखाधड़ियों को लगातार अवगत कराने का काम किया है। तो आज क्या कारण है कि आज एक व्यक्ति इस देश के सिस्टम पर, इस देश के कानून पर और इस देश के जो है सभी नियम कायदों पर जो है भारी पड़ रहा है? क्या सुब्रत राय सहारा को मोदी सरकार अभयदान नहीं दे रही? क्या सुब्रत राय सहारा को मोदी सरकार जो है बचाने का काम नहीं कर रही? आज करोड़ों करोड़ जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को आज देखने वाला, सुनने वाला कोई नहीं। आज इस देश में शासन करने वाले सरकार मोदी जी को देखना चाहिए कि आम जमाकर्ता किस तरह परेशान है। आप लोगों की कोई कमी नहीं है, कमी है सहारा प्रबंधन की, कमी है CRCS की, कि आज उन्होंने देखते हुए अनदेखा किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक रहें। एक ही विकल्प है कि आपको संगठित होकर लड़ना पड़ेगा, जब ही आपका भुगतान आपको मिल सकता है। तो आप लोग संगठित रहें, अपने भुगतान की लड़ाई को सोशल मीडिया पर और 5 राज्यों के चुनावों में आगे बढ़ाने का काम करें। ट्विटर पर, फेसबुक पर सक्रिय रहें और संतुलित शब्दों में मोदी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करें और सहारा का भुगतान का मुद्दा 5 राज्यों के चुनावी मुद्दे में जो है तब्दील करने का प्रयास करें, क्योंकि यही विकल्प है। हम जो है अपनी बात को सरकारों तक पहुंचाएं और जब तक सरकारें नहीं देखेंगी हम जो है अपनी भुगतान की मांग करते रहेंगे, क्योंकि हमारा पैसा ब्लैक मनी नहीं था, हमारा पैसा ब्लैक मनी नहीं है, हमारा पैसा खून पसीने से कमाया गया पैसा था। अगर आज 5 लाख के ऊपर हमने निवेश किया है, 50 लाख भी है, तो वो इस देश के क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स के सभी नियमों का जो है हमने पालन किया है। अगर आपको लगता है कि हमारे पैसे पर टैक्स कटता है तो आप काटिए। हम इस देश के सभी नियम कानूनों का सम्मान करते हैं और नियम कानून के आधार पर आप हमारा संपूर्ण भुगतान दीजिए। लेकिन आज भुगतान की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। केवल डेफिशिएंसी, CRC डेफिशिएंसी के माध्यम से मैसेज देकर आम जमाकर्ता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। आम जमाकर्ता के साथ में किस तरह उसको जो है संपूर्ण भुगतान मिलेगा, ये जो है जब सोचने की बात आती है तो चिंतन होता है कि किस तरह आम जमाकर्ता जिसने ज़िंदगी भर का पैसा जोड़ कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने मकान के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए पैसा निवेश किया, आज 100 रुपये तक के MIS देने की बात नहीं कर रही। उसके उलट सहारा के चार्टकार लोग आज ये बात तो करते हैं अपने प्रोग्राम के माध्यम से कि नई स्कीम में इसमें निवेश करें, इतना फ़ायदा होगा। लेकिन आज सहारा के वो चार्टकारों से कहना चाहता हूँ कि सहारा के निवेशकों को पैसा कैसे मिलेगा, सहारा के जमाकर्ताओं को पैसा कैसे मिलेगा, इस पर मैनेजमेंट से बात करने की ज़रूरत है। आज क्यों मैनेजमेंट आगे नहीं आ रहा? आज मैनेजमेंट को, आंदोलनकारियों को, सहारा के निवेशकों को और CRCS को एक मंच पर एक साथ बैठकर सहारा के भुगतान के मुद्दे पर जो है चर्चा पर चर्चा करने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट भी समझे कि जो निवेशक और जो जमाकर्ता और जो एजेंट पैसा मांग रहे हैं उनके खून पसीने की कमाई है, उनका पैसा कोई खैरात और भीख की कमाई नहीं है। आज मैनेजमेंट भी समझे कि ये वो ही सहारा इंडिया थी, ये वो ही सहारा ग्रुप था जो कहता था कि 3 गुना से ज़्यादा हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे?
जो प्रॉपर्टी समय पर काम ना आए, जो आम जमाकर्ता को भुगतान ना दिला पाए, जो आम जमाकर्ता जो निवेशक है उसकी बेटियों की शादी ना हो पाए, उस पैसे का क्या करेंगी। लेकिन आज इस चीज़ को ना सहारा प्रबंधन समझने के लिए तैयार है, ना जो है सरकार समझने के लिए तैयार है, और ना नियामक समझने के लिए तैयार है। तो न्यूज़ दुनिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। न्यूज़ दुनिया प्राइवेट लिमिटेड के फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।